नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे एल्विस भाई की। मगर मैं बता दूं कि ये जो एल्विस भाई है ये अमेरिका के मशहूर गायक है और हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। हम आज जिस एल्विस भाई की बात कर रहे हैं वो है अमेरिका के मशहूर सिंगर एल्विस प्रिस्ली। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आमतौर पे अगर हम बात करें तो भारत और भारत के लोग हमेशा से पीड़ित रहे हैं। फिर चाहे भारत का इतिहास आप खोल के देख ले मुगल सल्तनत के नीचे, या फिर आप देख लीजिए ब्रिटिश सरकार के नीचे, या फिर आप देख लीजिए भारत की अपनी सरकार के नीचे, आपको पता चल जाएगा कि भारत के लोग हमेशा से पीड़ित अवस्था में रहे हैं। और इन लोगों ने अपने आप के अंदर आत्मविश्वास खो दिया है कि हमारे अंदर भी कुछ शक्ति है, हम भी बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि भारत के लोग खुद की शक्ति को नहीं पहचान के या तो फिर इतने आलसी होके ये विश्वास कर चुके हैं कि जिसे भी करना है वो तो सरकार ही करेगी, सरकार में बैठे मंत्री करेंगे। तो भारत के लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति को त्याग कर कुछ चंद मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में अपना और अपने देश का भविष्य दे दिया है। ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से ही है। अगर तुम मुगल सल्तनत में देखो तब भी कुछ मुट्ठी भर लोग भारत पे राज करते थे। अगर तुम ब्रिटिश सरकार के तहत देखो तब भी कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज देश पे राज करते थे। अगर तुम आज़ादी के बाद भी देखो तब भी देश के कुछ मुट्ठी भर लोग देश पे राज कर रहे हैं। मगर इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, क्योंकि हमारे देश के लोगों के अंदर आपसी स्वार्थ बहुत है, निजी स्वार्थ बहुत है। ये चीज़ हर कोई समझ गया था, ये चीज़ मुगलों ने भी समझ ली थी, ये चीज़ अंग्रेजों ने भी समझ ली थी, और ये चीज़ हमारे देश के नेतागण ने भी समझ ली है। तो कुछ लोग चंद रुपये फेंक के लोगों के ईमान खरीद लेते हैं और हमारे अपने ही लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं देश को कमज़ोर और गुलाम बनाने के लिए। तो बात है 2014 की। 2014 का समय ऐसा था जब धीरे धीरे लोगों के हाथ में इंटरनेट आ रहा था। उस समय नोकिया जैसी कंपनी अपने छोटे छोटे मोबाइल बेचा करती थी लोगों से बड़े बड़े दामों पे कि इसमें इंटरनेट चलाओ। बहुत सारे लोगों ने अपने छोटे मोटे चिल्लर पैसे बचा के छोटे छोटे फ़ोन खरीदना शुरू किया। उस पर उन्होंने फेसबुक वगैरह ट्विटर वगैरह चलाना शुरू किया। हालांकि बहुत कुछ तो नहीं हो सकता था, मगर लोगों के बीच में बातचीत करने का माध्यम आ चुका था। लोग धीरे धीरे बातचीत करते थे, देश दुनिया में क्या चल रहा है ये देखते थे। 14-15 रुपये 20 रुपये खर्च करके अगर तुम्हें दुनिया भर में बातचीत करने का मौका मिले, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, तो तुम स्वाभाविक रूप से करोगे। तो 2011, 12, 13, 14 एक ऐसा समय था जहाँ पे देश बहुत बदल रहा था। वो समय ऐसा था कि जब धीरे धीरे देश में 3G इंटरनेट आ रहा था। लोग 200-200 रुपये का 3G इंटरनेट डलवा के चलाते थे। हालांकि होता तो बहुत कुछ नहीं था, बस थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें हो जाती थी। मगर ऐसे में हुआ क्या कि लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ समझ आने लगी कि देश दुनिया क्या है, हम कहाँ पे है, हमारा देश कहाँ पे है, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति कहाँ पे है। अचानक से लोगों के अंदर का गुस्सा फट पड़ा जब उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें देखी कि दुनिया कहाँ जा रही है, चाइना कहाँ जा रहा है, भारत कहाँ जा रहा है, बाकी के देश कहाँ जा रहे हैं। अचानक से जो भारत के गली खांचे में रहने वाले लोग थे, जो मोहल्ले में रहा करते थे, ऑटो चलाते थे, टेम्पो चलाते थे, अचानक से उन्हें दुनियादारी की समझ आने लगी कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे अटके हैं। ऐसे में बहुत सारी घटनाएं भी होती है। कुछ घटनाओं को भरा चढ़ा के बताया गया, कुछ घटनाओं पे राजनीति की गई। जैसे बहुत सारे घोटाले हुए, जैसे कोलगेट घोटाला हुआ, जैसे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, और भी बहुत सारे जैसे कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले हुए। ये सारे घोटाले ऐसे थे जिसको लेके देश के लोगों को बहुत हैरानी हुई। उस समय मीडिया भी अपना काम कर रहा था, मीडिया में बैठे पत्रकार भी अपने काम कर रहे थे। सबका अपना कुछ निजी हित वगैरह, स्वार्थ वगैरह रहता था। मगर जहाँ पे बात आती है पब्लिसिटी की, जहाँ पे बात आती है TRP की, तो मीडिया के लोग अपनी बाजी पलट लेते हैं। वो देखते कि ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा। जैसे ही लोगों के अंदर ये सुध-बुध आई कि देश गटर में जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था और देश का समाज निचोड़ा जा रहा है, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा निकल गया। उस गुस्से को मीडिया के लोगों ने और पत्रकारों ने और सब ने भाप लिया, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीति भी थी। कुछ पार्टी विशेष का समर्थन के चलते, कुछ
चंद सिक्कों के खनक के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर राजनीति की गई। इसमें मीडिया का भी अपना हस्तक्षेप कह सकते हैं, वरना जो मीडिया वर्षों से चुप था, घोटालों पे घोटाले आते थे मगर कोई रिपोर्टिंग नहीं होती थी, वो मीडिया एकाएक चीज़ों को हाईलाइट करने लगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि लोगों के समझ में नहीं आई कि ऐसा हो क्यों रहा है, मगर लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि हमें गुस्सा करना है। मगर वो गुस्सा क्यों हो रहा है, उसके बाद होगा क्या, उसका परिणाम क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, भारत के लोगों ने शायद ये सब नहीं सोचा। मगर भारत के लोग जो सोच सकते थे वो था कि गुस्सा करना है। देश के लोगों ने गुस्सा किया, सरकार को निकाल फेंका, नई सरकारें आ गई। धीरे धीरे ये जो नई सरकार आई उसने लोगों के अंदर ये भावना डाल दी कि पहले की जो सरकारें थी, पहले का जो तंत्र था वो तो बहुत गलत था, वो तो बहुत ख़राब था, वो इतने ख़राब थे कि उन्हें वापस लाना ही बहुत बड़ी समस्या की बात है। तो इसलिए उन्हें वापस मत लाओ, तो उन्हें वापस मत लाओ, तो इसका मतलब है कि हमें बिठा के रखो। जो नई सरकार आई 2014 में, उसने लोगों को यही पट्टी पर आई कि देखो यार, हम तो जो है वो है, मगर पुरानी सरकार से तो अच्छे ही है, हमारे घोटाले तुम्हें खबर नहीं पड़ेगी मगर हम करते जरूर है। तो लोगों को ये चीज़ पढ़ाई गई कि जो पुरानी प्रणाली थी, पुरानी सरकारें थी, वो बहुत ख़राब थी, इसलिए तुम्हें उससे वोट नहीं देना, इसलिए तुम्हें हमें वोट देना है, क्योंकि हम घोटाले करेंगे मगर तुम्हें पता नहीं चलेगा, हम आरटीआई को कमज़ोर कर देगी जिससे कि तुम जानकारी नहीं निकाल पाओगे, हम मीडिया को भी सेट कर लेगी जिससे कि मीडिया उस घोटालों को बता ना पाए। ये सब चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं धीरे धीरे पता चलने लगी। मगर उस समय हालात ये थे कि देश के अंदर एक माहौल बन चुका था, व्यक्तिवाद हावी हो चुका था, लोगों के अंदर इतना विरोध था कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो कुछ काम करते नहीं है। क्योंकि अगर आप इतिहास खंगाल के देखें तो भारत के जो जितने भी सत्र है वहाँ पे सीधी बकवासी होती थी, कोई ये बात करता था, कोई वो बात करता था, पूरा का पूरा सदन इसी में ख़त्म हो जाता था। किसी को दो पैसे का कुछ फ़ायदा नहीं होता था, देश के पैसे ख़त्म, देश का टैक्स का पैसा ख़त्म हो जाता था और पार्लियामेंटेरियन को अपना वेतन बैठे बैठे मिल जाता था बिना किसी काम किए। तो देश के लोग इस चीज़ से परेशान थे कि ये हमारे टैक्स के पैसों से पल रहे हैं, संसद में कुछ काम नहीं कर रहे, हमेशा बहस करते हैं, सॉल्व करते हैं, मारधार करते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। लोगों के अंदर ये गुस्सा था कि अगर ऐसा सब कुछ है, अगर ये कुछ हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए हमें एक ऐसी सरकार चुननी पड़ेगी जो पूर्ण बहुमत के साथ हो, जो किसी को सुनने से ना सुने। तो बहुमत वाली सरकार आ भी गई, मगर वो जो बहुमत वाली सरकार थी उसने अपनी ही मनमानी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जनता को ये चीज़ समझ आने लगी कि सदन में बहस होना भी ज़रूरी है, बहस के साथ काम होना भी ज़रूरी है। मगर अगर आप बहुमत वाली सरकार को बिठा देंगे तो बहुमत वाली सरकार किसी तरीके की बहस नहीं सुनेगी, वो अपनी इच्छा से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने उद्योगपतियों के लिए धराधर बिल पास करेगी। और सरकारों ने किया भी ऐसा। अब सरकार ने क्या किया कि अपने कर्मों पे पर्दा डालने के लिए धार्मिक राजनीति शुरू कर दी। मगर जैसा कि एक नेता हमेशा चाहता है, वो सबका साथ, सबके विकास की बात करता है। अब विकास होता है कि नहीं होता वो तो अलग बात है, मगर वो सबसे वोट बटोरने का प्रयास करता है कि भाई जो भी है, जैसा भी मैं सबसे वोट लूँगा, सबको आपस में लड़वाऊंगा, मैं सबसे अपना फ़ायदा लूँगा और अपनी राजनीति का मैं फ़ायदा निकालूंगा। तो धीरे धीरे ये जो पार्टियाँ थी, 2014 के बाद जो पार्टी आई, उसके पहले भी राजनीति होती थी, धार्मिक राजनीति, उसमें कोई मना ही नहीं है। मगर 2014 के बाद उस राजनीति को 180 डिग्री घुमा दिया गया। अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि जब ये राजनीति कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए होती थी तो उसे जस्टिफाई करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लिया गया। अब वो सहारा था धार्मिक राजनीति का। जब ये धार्मिक राजनीति पे सहारा लिया गया तो देश में बहुत बड़े लेवल पे लोगों को ये समझाया गया कि हम तो केवल एक धर्म विशेष की बात करते हैं, हम तो केवल आपके भले की बात करते हैं, इसलिए आपको हमें समर्थन देना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो गोदी वोटर थे, गोदी समर्थक थे, उन्हें लगा कि हाँ, बात तो सही है, इतने सालों बाद हमें हमारा नेता मिल गया, हमारी बात करता है। अब केवल बात ही करता है वो तो अलग बात है, काम करे नहीं करे वो अलग बात है। मगर बहुत सारे अंध समर्थक ऐसे थे जो ये समझ चुके थे
कि ये हमारे लिए ही काम कर रहा है। ये जो आदमी 18-18 घंटे जाग रहा है, काम कर रहा है, वो हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है। तो इस मानसिकता के आसपास एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई चाटुकार जन्म लेता है तो वो किसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो जाता है। तो जब ये धार्मिक राजनीति शुरू हुई, और ये राजनीति इसलिए शुरू हुई थी जिससे कि सरकार अपने कुकर्मों पे पर्दा डाल सके, अपने पूंजीपति मित्रों के कारनामों को छुपाया जा सके, अपने घोटालों को, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाया जा सके। इसलिए धार्मिक राजनीति का सहारा लिया जाता है। और जहाँ बात आती है वोट बैंक की, वहाँ पे धार्मिक राजनीति को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है। तो जब धार्मिक राजनीति का शुरुआत की गई तो उस धार्मिक राजनीति को मानने वाले बहुत सारे लोग आने लगे, कहने लगे कि भाई हमारा नेता ही हमारा धार्मिक नेता है। हालांकि राजनीति के नाम पे और धर्म के नाम पे इन्होंने सारे गैर धार्मिक काम किए, सारे ऐसे काम किए जिसे धर्म के नज़र से देखा जाए तो वो बहुत गलत है। जैसे भ्रष्टाचार करना, लोगों के निवाले छीन लेना, लोगों से नौकरी छीन लेना, लोगों को गरीब कर देना, लोगों के टैक्स के पैसे खा लेना, विदेश से बड़े बड़े उधार लेना, पूंजीपति उद्योगी मित्रों को साथ देना। ये सारे काम ऐसे थे जो कि राम राज्य के विरुद्ध थे। मगर क्योंकि ये राजनीति है और कुछ लोग आपको समर्थन करते हैं, इसीलिए जो सरकार थी उसने ये सोचा कि क्यों ना हम धार्मिक राजनीति का भी उपयोग में ले। तो एक नेता सभी तरीके का फायदा सोचता है, वो सभी पक्ष को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकल पड़ता है। तो जब वो नेता बात करता है सबके साथ सबके विकास की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अंध समर्थक बन जाते हैं। और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अलग अलग धड़े बन जाते हैं। हमारे देश में बाबाओं के भी समर्थक है, उद्योगपतियों के भी समर्थक है, कोई फिल्म सेलिब्रिटी हो गया, एक्टर हो गया, सबके समर्थक है। क्योंकि इतनी बड़ी बेकार की पॉपुलेशन बैठी है हमारे देश में, जिसे अपने भविष्य का, अपने वर्तमान का, अपने भूतकाल का कोई ज्ञान नहीं है, जिसका जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम किसी अंध फॉलोअर बन जाए। तो जब ये हो रहा था देश में, तो हर किसी ने चाहा कि जब ये लहर चल रही है, जब ये सबका साथ सबका विकास की लहर चल रही है, तो क्यों ना हम भी इसमें अपना थोड़ा विकास कर ले। तो हुआ ये कि जितने भी जो मौका परस्त लोग थे उन्होंने अपना मौका खोजना शुरू किया। इसमें कुछ अर्थशास्त्री भी थे, इसमें कुछ गवर्नर भी थे, इसमें कुछ सेलिब्रिटी भी थे, इसमें कुछ उद्योगपति भी थे, इसमें कुछ मीडिया के एंकर जर्नलिस्ट भी थे। सब ने चाटुकारिता करना शुरू किया। और चाटुकारिता के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हमें हाईलाइट मिल जाए, हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। और फ़ायदे मिले भी, एक को फ़ायदा मिला, मगर उसके पीछे 10 लोग और चाटुकारिता करने के लिए लग गए कि अगर इसे फ़ायदा मिला है तो हमें भी फ़ायदा मिलेगा। और इस तरीके से ये लिस्ट लंबी होती जाती है। सब जगह पे चाटुकार ही चाटुकार दिखने लगते हैं। आप फिल्म बोर्ड में चले जाए, चाटुकार मिलेंगे। आप पंचायत में चले जाए, आप नगर पालिका में चले जाए, आप कहीं पे भी चले जाए, आपको चाटुकार ही दिखेंगे। और हर किसी को अपना फ़ायदा चाहिए। ठीक उसी प्रकार कुछ चाटुकार आपको यूट्यूब पे भी दिखेंगे। तो यूट्यूब पे भी धीरे धीरे 2 धड़े बन गए। एक था गोदी यूट्यूबर का धड़ा और एक था अपोजिट मानसिकता का धड़ा। दोनों ही अंधभक्त थे, लेफ्ट राइट दोनों ही अंधभक्त थे। क्योंकि जो राइट विंग था वो इतना राइट हो चुका था कि वो अंधा हो चुका था, और जो लेफ्ट विंग था, लेफ्ट विंग भी इतना अंधा हो चुका था कि वो न्यूट्रलिटी भूल चुका था। अपनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में वो पूरा सुअर की तरह गुलाटे मार रहा था। तो बहुत सारे न्यूट्रल इंडिपेंडेंट लोग ये समझ रहे थे कि भाई राइट वाले भी बेवकूफ़ है और लेफ्ट वाले भी बेवकूफ़ है, दोनों में से किसी की बात नहीं समझनी चाहिए। मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये चीज़ समझ नहीं आई, और वो समर्थन करते रहे। सामान्य रूप से जब किसी को फ़ायदा मिलता है तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा। इस तरीके से बहुत सारे गोडी यूट्यूबर भी आए, जिसके बाद हुआ ये कि इन्होंने अपने अपने कल्ट बना लिए। कल्ट यानी कि एक तरीके से एक समूह बना दिया जिसमें व्यक्तिवाद हावी था। सामान्य रूप से ये जो व्यक्तिवाद है ये राजनीति से शुरू होता है, और राजनीति से शुरू होते होते हर कोई अपने आप को उस राजनीति में घुसाने का प्रयास करता है कि अगर हम भी कहीं पे घुस जाएंगे तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा।
और फायदे मिले भी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब आपके आसपास चाटुकार अंध समर्थक होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके नेता बन जाते हैं। अब ये नेतागिरी सभी जगह पे फैलने लगी। आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आप फिल्म बोर्ड में चले जाएंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे, आप सेलिब्रिटीज में चले जाएंगे, सब जगह पे एक ऐसे वर्ग का जन्म हो गया जो केवल इसी वर्ग के लिए काम करता था, जो कि उनके अंध समर्थक थे। धीरे धीरे हुआ ये कि ये जो गोदी समर्थक हुआ करते थे और इनके जो गोदी पर्सन हुआ करते थे, इन्होंने अपना फ़ायदा साधना शुरू किया और इन्हें फ़ायदा भी ज़बरदस्त मिला। मगर जैसे जैसे फ़ायदा मिलता गया, जैसे जैसे इन गोदी समर्थकों को फ़ायदा मिलता गया, जैसे जैसे इन्हें पब्लिसिटी मिलती गई, इनके अंदर की जो ज़रूरतें थी वो और भी बढ़ती गई। इन्हें लगा कि हम और भी ज़्यादा मौका परस्ती करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मगर होता यह है कि जब आप चारों तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, जब आप चारों तरफ भागने का प्रयास करते हैं, तो आप कहीं नहीं भाग पाते, आप गोल गोल घूमते रह जाते हैं। कोई आपको यहाँ से खींचेगा, कोई आपको वहाँ से खींचेगा और आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि सामान्य रूप से एक जगह पे टिक के चलने में सबको समस्या होती है। तो जो मौका परस्त व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं सभी जगह से क्यों ना अपना फ़ायदा लूँ। और जहाँ पे ये मौका परस्ती आ जाती है, वहाँ पे आपके जो पुराने साथी होते हैं, वहाँ पे जो आपके जो पुराने सपोर्टर होते हैं, उन्हें समझ आने लगता है कि ये आदमी मौका परस्त है। क्योंकि अगर कोई ठुक कर चाटने की कला विकसित कर लेता है तो ऐसा आदमी पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे हुआ ये कि ये जो गोदी समर्थक हुआ करते थे, इन्होंने चारों तरफ से धन दौलत संपत्ति कमाना शुरू किया। मगर इनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी थी, स्वाभाविक रूप से इनकी ज़रूरतें तो पूरी हो चुकी थी, मगर फिर भी इनके अंदर की जो इच्छा शक्ति थी, इनके अंदर का जो लालच था, वो कहीं रुकने वाला नहीं था। इन्हें पता था कि हमें कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। मगर जहाँ भी इन्हें लगा कि हमारी विचारधारा हमारे रास्ते की रुकावट बन रही है, वहाँ पे उन्होंने उस विचारधारा को छोड़ दिया और वहाँ पे वो नई विचारधारा की तरफ नई गोदी में जाके बैठ जाते हैं। धीरे धीरे हुआ ये कि जब लोगों ने देखा, वो लोग जो कि अंध समर्थक थे, उन्होंने देखा कि उनका जो एल्विस भाई है वो यहाँ से वहाँ गोदी में उछल रहा है, कभी लेफ्ट की गोदी में, कभी राइट की गोदी में, कभी इससे फ़ायदा लिया, कभी उससे फ़ायदा लिया, कभी इससे मिल लिया, कभी उससे विरोध कर लिया। लोगों ने चारों तरफ देख लिया और इसमें भांति भांति के लोग थे जो एल्विस भाई को सपोर्ट करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए हम एल्विस प्रिस्ली भाई साहब को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग ये थे कि क्योंकि एल्विस हमारी जाति का है, अब जाति का है तो मैं तो उसका पूरा ठेका ले लूँगा, मेरी जाति का है एल्विस तो मैं उसे पूरा सपोर्ट करूँगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा बुरा होगा उससे मुझे घंटा मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी जाति का है इसलिए मैं उसे पूरा सपोर्ट करूँगा, भले वो देश के विरुद्ध में हो, भले वो जाति के विरुद्ध में हो, भले वो धर्म के विरुद्ध में हो, मगर क्योंकि वो मेरी जाति का है इसीलिए बाकी सब बाद में, देश बाद में, धर्म बाद में, समाज बाद में, नैतिकता बाद में, सब कुछ बाद में, बस मेरी जाति का है इसलिए मैं उसे सपोर्ट करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया। मगर धीरे धीरे सबको ये समझ आने लगा कि ये जो एल्विस प्रिस्ली भाई साहब है ये किसी का सगा नहीं है, ये एक असल में नेता बन चुका है और इनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी थी और अपेक्षाएं होने में कोई बुराई भी नहीं है, सबकी होनी चाहिए। मगर मौका परस्ती एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। एक पुरानी फिल्म है जिसमें डायलॉग है कि पहले आप पैसे को उपयोग में लेते हैं फिर पैसा आपको उपयोग में लेता है। ये फिल्म 1980 के दशक में आई थी जिसका नाम है साथ साथ। अगर आप में से कोई फ्री हो तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक नैतिकता वाले आदमी को कैसे पैसे के चक्कर में वो एकदम पतित हो जाता है, वो कैसे नीचे गर्त में गिर जाता है। 1980 की फिल्म है, आपको देखने का टाइम मिले तो जरूर देख सकते हैं। ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये पिछले कई सालों से लोगों को सबको पता है कि भाई अंधा पैसे के पीछे भागोगे उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर उसके लिए अपने नियमों को तोड़ना, विचारधारा को छोड़ना, ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। तो वापस चलते हैं एल्विस प्रिस्ली भाई साहब पे। एल्विस प्रिस्ली भाई साहब को चारों तरफ से लोगों ने फटकार लगाना शुरू किया। किसी ने कहा कि तू तो ये है, तू तो मौका परस्त है, तू तो बेईमान है, तू तो गद्दार है। सब ने कुछ ना कुछ उसका मजाक बनाना शुरू किया और धीरे धीरे एल्विस भाई को भी ये चीज़ समझ आ गई कि यार हम तो ना घाट के रहे ना धोबी के रहे, किसी के नहीं रहे हम तो। मगर अब होना क्या था, एल्विस भाई समझ चुका था कि मैं अपने ही जाल में ऐसा फंस चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ आ गई थी कि
यह आदमी किसी का नहीं है। अब अगर सोच के देखो, एल्विस अगर अपनी विचारधारा पर टिका रहता तो उसे उस विचारधारा से लोग और जुड़ते रहते, उसे और सपोर्ट करते, और हो सकता है उसे किसी और जगह से फायदे भले ना मिलते, मगर उसके जो विचारधारा थी उसके साथ तो वो ईमानदार रहता। मगर क्योंकि एल्विस भाई मौका परस्त थे, इसलिए उसने किसी विचारधारा से ईमानदारी नहीं सोची। उसने अपना भगवान पैसे को ही बना दिया। उसने देखा कि पैसा जहाँ से मिलेगा मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा, और ये आपको साफ साफ दिखता भी है। एल्विस भाई समाज के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें नहीं की है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी की है, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की है जहाँ पे समाज को नुकसान भी पहुँचा है। अब अगर आप कहें कि भाई किसी को तुमने खाना दे दिया, वो अलग बात है, मगर उसके थाले में से तुम निवाला ही छीन लो और फिर कहो कि मैंने खाना दिया, ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। आपके जानते हुए, आपके समझते हुए एल्विस भाई ने ऐसी कितनी ही चीज़ें की जो कि कंट्रोवर्शियल थी, जो कि समाज को नुकसानकारक थी, और उसको साइड में रखते हुए एक चीज़ अगर अच्छी कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सभी चीज़ अच्छी हो गई। अगर मैं बात करूँ चलिए छोड़िए, अगर मैं बात करूँ किसी बाबा की, बाबा भी बहुत कुछ भला काम करता है, मगर उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि समाज को पता नहीं होती। तो इसका मतलब ये तो थोड़ी हो जाती कि बाबा लोग बहुत सही हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप एल्विस भाई का इतिहास देखेंगे, आपको पता चलेगा कि एल्विस भाई ने बहुत कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें की है जो समाज के लिए नुकसानकारक थी। जैसे कि स्टॉक मार्केट के टिप्स देने लगे थे, भाई साहब ये स्टॉक खरीद लो, इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा, फलाना ठिकाना होगा। बहुत सारी ऐसी गलत गलत चीज़ें प्रमोशन की, जुआरी ऐप प्रमोशन की, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रमोट की जिससे समाज को नुकसान हुआ। ये तो अलग बात है, मगर भाई साहब की हस्ती कहिए या फिर भाई साहब की जो इच्छाएं कहिए, वो भी छोटी नहीं थी। भाई साहब को रोल्स रॉयल और कितनी चीज़ों की ऐसी आदत थी, कितने ही तरह तरह के नशे की चीज़ें पसंद थी उन्हें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको बताता है कि ये आदमी आइडियल तो नहीं हो सकता। सामान्य रूप से ना, समाज का भला करने वाला और अय्यास व्यक्ति दोनों में फ़र्क होता है। अय्यास होना अलग बात है, वो अपनी लाइफ में जो भी करे, मगर समाज को गटर में ले जाना मैं सही नहीं समझता। समाज में देखिए, अय्यासी को हम गलत क्यों कहते हैं? अगर कोई आदमी अपना नुकसान करता है तो कोई बात नहीं, मगर वो अगर बाकियों का भी नुकसान करने लगे, वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाती है। दुनिया में कितने ही अय्यास थे, कितना ही कुछ हुआ, मगर जो आदमी अपने अय्यासी के लिए दूसरे का नुकसान करते, वो गलत है। बाकी जिसे जो करना है वो कर सकता है, मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखता है कि जो एल्विस भाई थे, उसने धर्म के लिए, समाज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसने उसका फ़ायदा लेके केवल और केवल अपना उल्लू सीधा किया, और धीरे धीरे लोग ये समझ चुके हैं, धीरे धीरे उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। और यही होता है किसी छुट भैया नेता के साथ। जो छुट भैया नेता होता है वो केवल बरसाती मेढक की तरह उछलना शुरू करते हैं। जैसे ही बरसात ख़त्म, जैसे ही कीचड़ ख़त्म, ये लोग कहीं गायब हो जाते हैं। और यही होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। जैसे ही थोड़ी सफलता मिलती है, लोग हवा में उड़ने लगते हैं। और यही समस्या होती है बहुत सारे लोगों के साथ कि वो ऊपर नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो ज़मीन से हिल जाते हैं, वो ज़मीन पे नहीं टिके होते, इसीलिए वो जल्द से जल्द नीचे गिर भी जाते हैं। एक बहुत पुरानी चीज़ है कि पैसे की गर्मी हर कोई सहन नहीं कर पाता, और ये चीज़ तब भी सही थी, आज भी सही है। पैसे की गर्मी जो आदमी सहन कर जाता है वो ही बहुत ही समझदार आदमी होता है। तो ये चीज़ है, धीरे धीरे समझ आने लगा सबको कि जो एल्विस भाई है ये किसी समाज का नहीं है, ये किसी धर्म का नहीं है, ये किसी विचारधारा का नहीं है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति से लोगों को दूरी रख लेनी चाहिए। हालांकि एल्विस भाई को अपना फ़ायदा तो मिल ही गया स्वाभाविक रूप से, उसने अपना नाम कर लिया, अपना फ़ायदा कर लिया, और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे पहुंच चुका है। वहाँ से डिपेंड करता है कि वो नीचे आता है कि नहीं आता, वो उस पर डिपेंड करता है। मगर इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमें इन सब चीज़ों से सीख क्या मिलती है? सीख यही मिलती है, समाज को बेवकूफ़ तो बनाया जा सकता है, स्वाभाविक रूप से समाज को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लोग तुम्हारे नाम से चिल्लाएंगे, एल्विस भाई चिल्लाएंगे स्वाभाविक रूप से, मगर वही समाज आपसे दूर भी हो जाता है। हमारे देश में ऐसे कितने ही उदाहरण है, कितने ही लोगों के उदाहरण है जो समाज की निगाह से उतर गए तो फिर उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। और यही चीज़ है। मगर देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक बार जो अपना फ़ायदा ले लिया, फिर उसे समाज की ज़रूरत भी नहीं है। कोई नेता
समाज के नाम से अपना घर भर लेगा, फिर उसे समाज की ज़रूरत है क्या? तुम मुझे बताओ। फिर समाज उसके लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। समाज उसे अच्छा कहे बुरा कहे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? एक बार जिसने फ़ायदा ले लिया, जो अपना लाइफ सेटल कर दिया, उसे फिर समाज की क्या ही ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है। ये है बात। और यहीं पे मैं उस समाज की बात करता हूँ कि भाई कुछ पढ़ लिख लो, कुछ काम धंधा कर लो। ये जो एल्विस भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होता। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आज एल्विस भाई चिल्ला रहे, कल ये डोनाल्ड भाई चिल्लाएंगे, कल ये ट्रंप भाई चिल्लाएंगे, कुछ भी चिल्लाएंगे, कल ये गोदी जी भी चिल्लाएंगे। तो ये लोग ऐसे हैं जिनका काम केवल चिल्लाना है, लोगों को समर्थन देना है, उनके लिए झंडे उठाना है। इससे आप सलाह नहीं दे सकते। आप सलाह देंगे तो आपका समय खोटा होगा और कुछ नहीं। इन्हें जो करना है वो आप करने दीजिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो एल्विस भाई का यही इतिहास था, यही सिचुएशन है, यही हकीकत है कि भाई ऐसे व्यक्ति समाज में आते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज में आते रहते हैं। कुछ बहुत जल्दी ऊपर जाके नीचे आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा लंबा टिक जाते हैं, 10 साल तक भाइयों बहनों चिल्ला के लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, मगर नीचे आते जरूर है। सबको नीचे आना पड़ता है। अगर आप ईमानदार नहीं है अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति, तो समाज आपको ज़्यादा देर तक नहीं सहेगा। समाज आपसे दूर हो जाएगा। आप समाज को कुछ कर नहीं सकते, समाज भी आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में है और किसी को कुछ करना भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ सब अपने आप में फ्री है। ठीक है, आपने एल्विस भाई को सपोर्ट किया, उसने मांगा था आपसे? नहीं मांगा था। आप ही गए थे ना समर्थन करने के लिए। अब उसने आपके समर्थन का सही फ़ायदा लिया, गलत फ़ायदा लिया, उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप में समझदारी नहीं थी, आपने समर्थन दिया। अब वो आदमी आपको ठेंगा दिखा दिया तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे ना, वो आपकी गलती थी। ठीक उसी प्रकार समाज में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे एल्विस भाई की तरह और कितने ही भाई की तरह, जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। अगर आप बेवकूफ़ बनते हैं, ये आपकी गलती है, सिंपल बात है। और रही बात ऐसे लोगों की जो हकीकत में ईमानदार है, ये लोग उनका नुकसान कर देते हैं। कोई व्यक्ति समाज के लिए बहुत प्रगतिशील हो, समाज का भला चाहता हो, फिर भी उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो ऐसे मौका परस्त लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं, इनके चलते समाज का विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों पे से जो हकीकत में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप से मैं बात करूं B.R. आम्बेडकर जी की। आप उनके जीवन का इतिहास देखिए, इन्होंने कितना कुछ सहा था अपने जीवन में। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज का हकीकत में भला करना चाहते हैं, उनके रास्तों में ये लोग कांटे फैला देते हैं। क्योंकि समाज को जहाँ सपोर्ट करना होता है वहाँ वो सपोर्ट नहीं करेगा, और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, ऐसे ढोंगी लोगों को समाज सपोर्ट करेगा। और फिर यही कहेगा कि अरे यार तो गलत आदमी निकला, तो बेवकूफ़ निकला, तो मौका परस्त निकलेगा ही ना वो मौका परस्त। जब आप लोग सही आदमी को सपोर्ट नहीं करते और आप किसी को भी सपोर्ट करने चले जाते, फिर यही होगा। सिंपल बात है ना। मैं अपने खुद की बात करूँ, लगभग 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस चैनल पे, 2 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, 2 साल से मैं लोगों को बात कर रहा हूँ कि भाई लाइफ में कैसे बढ़िया करना है। अभी तक मेरे लगभग 25 सब्सक्राइबर है, 25 सब्सक्राइबर। ये है सच्चाई। अब क्या करोगे तुम? वहीं अगर तुम किसी आटू झाटू के चैनल पे जाके देखो, कुछ नहीं, एकदम बकवास चलती होगी, फिर भी मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। समाज है ही ऐसा। समाज को आप क्या ही करें, आप समाज को आप क्या ही बताएंगे? समाज में बहुत सारे लोग मीडियोकर है, समाज में बहुत सारे लोग समझदार नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम भारत में रहते हैं, हम अमेरिका या ब्रिटेन में या लंदन में नहीं है कहीं पे। हमारा समाज आलसी समाज है, हमारा समाज भटका हुआ समाज है। इसे पढ़ने लिखने में, काम करने में, समझदारी करने में, पैसे कमाने में कोई इच्छा नहीं है। समाज है इस तरीके का। आप क्या करेगा? आप जब लोग कहते हैं ना कि यार अमेरिका क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो अमेरिका है इसलिए वो कर रहा है ना। हम भारतीय, अगर हम लोग अमेरिका चले जाएंगे तो अमेरिका भी गटर में गिरेगा जाके। अगर हम अपने देश से उठ के अमेरिका चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम उसे ऊपर ले जाएंगे, हम अमेरिका को वापस गटर में ले जाएंगे नीचे। तो मैं यही कहता हूँ कि अमेरिका इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के लोग हैं, वहाँ पे ब्रिलियंट लोग हैं, वहाँ पे टॉप क्लास लोग हैं। वहाँ पे तुम जाके देखो किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे तुम जाके देखो किसी स्कूल कॉलेज में, कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। वहाँ पे स्विमिंग पूल है स्कूल कॉलेजों में। हमारे यहाँ तुमने देखा है किसी स्कूल में स्विमिंग पूल हो? नहीं देखा होगा। तो ये है। और इसीलिए देखिए समाज में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मगर
अच्छे लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता स्वाभाविक रूप से। और इससे इससे उस व्यक्ति को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, उससे समाज का ही फ़ायदा नुकसान है। समाज को ही नुकसान होगा, समाज को ही फ़ायदा होगा। समाज जिससे फॉलो करेगा समाज को उससे फ़ायदा नुकसान मिलेगा। अगर तुम गलत व्यक्ति को सपोर्ट करोगे समाज का नुकसान है, सीधी बात है। तो ये था एल्विस प्रेस्ली भाई साहब की कहानी। आशा करता हूँ कि तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। और तुम्हारे कुछ विचार हो, तुम्हारे कुछ सोच विचार हो, तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ सही लगा हो तो भी बताओ, कुछ गलत लगा हो तो भी बताओ, जो भी तुम्हें लगे बता दो नीचे कमेंट करके, ठीक है। और रही बात भविष्य की, भविष्य में किसी भी व्यक्ति को फॉलो करने से पहले 2 बार सोच लो किसे फॉलो कर रहे हो तुम। मैं देखता हूँ ऐसे कितने लोग हैं, ध्रुव राठी वगैरह कितने लोग हैं जिससे लोग अंधा सपोर्ट करते हैं। भाई माना कि तुम्हारी विचारधारा अलग है, तुम राइट विंग चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, मैं मानता हूँ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लेफ्ट विंग के अंधे सपोर्टर बन जाओगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दूसरी जगह जाके पूरा अंधभक्ति करोगे। मैं कहता हूँ कि किसी के सपोर्ट में ना जाओ, तुम बीच में रहो ना कि हाँ भाई ये भी थोड़ी ऐसी बात करता है, वो भी थोड़ी ऐसी बात करता है, मुझे किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना। ये है मेन पॉइंट। और राइट विंग की प्रॉब्लम यही है। चलो ध्रुव राठी अपनी विचारधारा रखता है, जो भी रखता है, उसकी विचारधारा कहो या जो भी कहो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वगैरह तुम जो भी कहो, मैं कहता हूँ कि हमारे पास राइट विंग में कोई ऐसा ध्रुव राठी क्यों नहीं है। अगर वहाँ पे है तो हमारे पास काउंटर बैलेंस तो कुछ होना चाहिए ना। तो खुद कुछ नहीं करेंगे और कहेगा कि ध्रुव राठी ये कहता है वो कहता है, वो कहेगा ना, उसकी इच्छा की बात है ना, उसका चैनल है, जो कहेगा वो कहेगा। तुम उसके सामने 10 ध्रुव राठी खोल के बैठ जाओ, मगर नहीं होगा तुम्हारे पास। यही तो प्रॉब्लम है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं कुछ करने के लिए। सिंपल बात है ना। अगर कुछ होता तो कर लिए होते, सिंपल बात है ना। ये है मेन पॉइंट। और यहाँ पे मैं बस ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि ये लेफ्ट राइट के चक्कर में अपना समय खोटी मत करो, ठीक है। ये चलता रहेगा, ये केवल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अपने अपने फ़ायदे लेने के लिए, अपना अपना उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, अपना अपना घर भरने के लिए इस विचारधारा में अपना घर खाली मत कर दो, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।